हेलो लर्नर्स। मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। लर्नर्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम लोग यूरोप में किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर हम जो है बहुत ही शॉर्ट में समराइज तरीके से पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी लर्नर्स से रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए, इस रिक्वेस्ट के बाद अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इन 1848, फ्रेडरिक सॉरे, a French artist, prepared a series of 4 print visualizing his dream of world made up of democratic and social republic as he called them। ये हमें बता रहे हैं कि 1848 में फ्रेडरिक सॉरे, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, फ्रेंच कलाकार थे, इन्होंने एक सीरीज़ प्रिपेयर की थी 4 प्रिंट की, यानी कि जो उन्होंने कह सकते हैं कि उन्होंने 4 अलग अलग जो है बुक्स लिखी होंगी और उसमें उन्होंने विजुलाइज किया था अपने सपनों की दुनिया को, जिसमें डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक कंट्री की जो है कल्पना थी उनकी। डेमोक्रेटिक जहाँ पर लोगों का शासन हो, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। सोशल रिपब्लिक जहाँ पर समाज की बात हो, सामाजिक गणराज्य की बात हो। और इसको वो इसी कल्पना को उन्होंने जो है अपनी 4 प्रिंट में विजुलाइज किया था, इमेजिन किया था। आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। ये हमें बता रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर जितने भी आर्टिस्ट रहे उन सभी ने लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता को एक फीमेल फिगर के रूप में पर्सोनिफाई किया था, यानी कि उसका मानवीकरण किया, उसको मानव का रूप दिया। उनके हिसाब से जो आर्टिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो फ्रांस की में जो रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं स्वतंत्रता के लिए, वो एक तरह से किसी महिला को आज़ादी दिलाने जैसा है। तो उन्होंने वहाँ पर क्या है, लिबर्टी को एक फीमेल फिगर माना था, यानी कि लिबर्टी यानी स्वतंत्रता को उन्होंने जो है मानवीकृत कर दिया, महिला का रूप दे दिया। अकॉर्डिंग टू सॉरियोस यूटोपियन विजन, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costumes। ये कह रहे हैं सॉरियो के का जो विजन था, या सॉरियो के अकॉर्डिंग जो यूटोपियन विजन था, यानी उनके अकॉर्डिंग ये उनकी जो है काल्पनिक दृष्टि थी, या कहते हैं उनका काल्पनिक जो है आगे के बारे में सोचना था कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पर जो लोग हैं वर्ल्ड के अंदर वो ग्रुप्ड हों डिस्टिंक्ट नेशंस में, अलग अलग देशों के रूप में, और उनको उनके देश के फ्लैग्स और उनके नेशनल कॉस्ट्यूम्स के थ्रू जाना जाए। यानी कि जो सॉरियो थे उनका एक विज़न था जिसको यूटोपियन विज़न कहा गया है। ठीक है, ये एक्चुअल में काल्पनिक एक इमेजनरी विज़न था उनका ये मानना था कि जो पूरी दुनिया है वो अलग अलग देशों में बटी हुई हो, और यहाँ के जो पीपल हैं उनको उनके फ्लैग्स और उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से ही जाना जाए। जो नेशनल यानी राष्ट्रीय जो पोशाकें हैं, जो रहन सहन के जो उनके कपड़े हैं, उनसे उनको पहचाना जाए। दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुलाइज्ड बाय सॉरियो। और ये चैप्टर जो है ये बहुत सारे इश्यूज़ को जो है डील करने वाला है जो कि सॉरियो ने विजुलाइज किए थे, सॉरियो ने जिनके बारे में सोचा था, जिनके बारे में उसने जो है इमेजिन किया था। अब हम आगे की तरफ देखें। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। कह रहे 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद जो है उभर कर आया एक बल के रूप में, एक फोर्स के रूप में, जिसने समाज के अंदर खासतौर पर यूरोपियन समाज के अंदर पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और मेंटल मानसिक दोनों ही तरीके के चेंजेस
लेकर आए। यानी कि लोगों के मन में उस समय पर जो विचार थे, जो थॉट्स थे, जो आइडियोलॉजीज थी, जो पॉलिटिकल सिस्टम था उस समय का, जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी, उनको पूरी तरह से चेंज कर दिया, स्वीपिंग कर दी उसको, स्वीपिंग चेंजेस लेकर आए। यानी कि तरह से पूरी तरह से हटा दिया। जैसे हमने देखा है, जैसे कि हम झाड़ू से जो है गंदगी को साफ कर देते हैं, ठीक, कोई गंदगी होती है, ठीक वैसे ही उस समय पर जो राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जो पैदा हो रही थी, उसने वहाँ के सोसाइटी में, वहाँ पर जो पीपल्स थे, उनके अंदर जो पॉलिटिकल, जो मेंटल जो है, जो फीलिंग्स थी, जो थॉट्स थे, उन सबको पूरी तरह से चेंज कर दिया, स्वीपिंग चेंज एक तरह से लेकर आए वो। The end result of these changes was the emergence of the nation state in the place of the multinational dynastic empires of Europe। कह रहे हैं इसका जो एंड रिजल्ट जो प्राप्त हुआ, जो अंतिम परिणाम जो आया, वो इनके वजह चेंजेस की वजह से, उसकी वजह से जो है इमरजेंस हुआ। यानी कि वहाँ पर नेशन स्टेट जो है उभर कर सामने आए। इमरजेंस का मतलब उभरना या निकल कर आना। प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। यूरोप में उस समय पर एक से ज़्यादा देशों में को मिलाकर जो डायनेस्टिक एम्पायर्स बने हुए थे। डायनेस्टिक एम्पायर का मतलब वंश पर आधारित जो उस समय पर शासन हुआ करते थे, जिसको हम लोग हमारे यहाँ पर आपने मुगलों का सुना है। जैसे इंडिया में मुगल्स का रहा है, डायनेस्टिक रही उनकी, डायनेस्टीज थी उनकी, राजवंश थे उनके। ठीक वैसे ही यूरोप में भी मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे। यानी कि उन राजाओं के एक से ज़्यादा देशों में जो है उनका साम्राज्य था, उनका राज्य था। तो इसकी जगह पर जब लोगों के अंदर लगातार जो है पॉलिटिकल और मेंटल चेंजेस हुए और नेशनलिज्म की जब भावना लोगों के अंदर जागृत होनी शुरू हुई, तो उसकी वजह से अब लोग जो है सिर्फ नेशन स्टेट की बात कर रहे थे, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स की बात नहीं कर रहे थे। अब मॉडर्न स्टेट, जो बिल्कुल आधुनिक राज्य की अगर बात करें या आधुनिक देश की बात करें, इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्साइज सोवरीन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बिन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। ये कह रहे हैं कि अगर हम आज के समय की बात करें, जहाँ पर जो सेंट्रलाइज्ड पावर है, जो केंद्रीय शक्तियाँ हैं, उनको एक्साइज जो है वो सोवरीन कंट्रोल के द्वारा किया जाए ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। कह रहे हैं एक जो निश्चित सही तरीके से परिभाषित जो एरिया है, जो राज्य है, उसमें सेंट्रलाइज्ड पावर को, केंद्रीय शक्ति को जो है सोवरीन कंट्रोल के अकॉर्डिंग जो है देखा जाए। ये क्या, सोवरेन कंट्रोल का मतलब होता है नॉट कंट्रोल बाय अदर्स, अदर कंट्री और अदर स्टेट्स रूलर्स। किसी अदर कंट्री के रूलर्स या किसी अदर कंट्री के द्वारा पावर्स का कंट्रोल जो है उस पर्टिकुलर एरिया में ना हो, उन्हें बोलते हैं सोवरीन कंट्रोल। जैसे कि हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया पर किसी का भी कंट्रोल इस समय पर नहीं है, तो हमारी कंट्री जो है एक सोवरीन कंट्री है। जबकि 1947 से पहले इंडिया में जो कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो आप इससे समझ जाएं, क्लियरली समझ जाएंगे कि सोवरेन का मतलब क्या है। सोवरेन का मतलब जो होता है सिंपल सा यही है कि जब किसी कंट्री या स्टेट को कोई अदर कंट्री या स्टेट या रूलर किसी अदर कंट्री का वो कंट्रोल नहीं करते हैं, तो उस कंट्री को या उस स्टेट को हम बोलते हैं सोवरीन स्टेट। तो इसका मतलब क्लियरली हमारे सामने ये निकल कर आता है। वहीं हम आगे की तरफ चलें तो इन्होंने आगे हमसे कहा है कि ऐसी स्थिति में कि जो भी मॉडर्न स्टेट हैं, जो आज के आधुनिक राज्य हैं या आधुनिक देश हैं, वहाँ पर जो केंद्रीय शक्तियाँ हैं उनका इस्तेमाल जो है सोवरीन कंट्रोल के रूप में, यानी कि वो देश जो है स्वतंत्र हो अपने डिसीजन खुद लेने के लिए एक डिफाइंड एरिया में, हैड बिन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। और ये उस यूरोप के अंदर बहुत ही लंबे समय तक जो है डेवलप होता रहा। बट अ नेशन स्टेट was in which the majority of its citizens and
Not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. लेकिन ये कह रहे हैं, लेकिन एक जो नेशन स्टेट है, ठीक है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन वहाँ पर जो रहते हैं, एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स, वहाँ पर सिर्फ उनके रूलर्स ही नहीं बल्कि वहाँ के जो पीपल्स हैं उन सब के अंदर जो है डेवलप होता है एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी का, जो कि शेयर करते हैं हिस्ट्री को और डिसेंट को। डिसेंट का मतलब यहाँ बोलते हैं वंश अनुक्रम, वंश अनुक्रम, जिसको हमने देखा होगा कि राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद फिर उसका बेटा, ये वंश अनुक्रम। जैसे हमारे होता है, हमारे दादाजी रहे, उसके बाद हमारे पिताजी आए, उसके बाद हम हैं, ये वंश अनुक्रम, इसको डिसेंट बोलते हैं। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंट जो डाइवर्स प्रोसेसेस हैं, जो विभिन्न क्रियाएं हैं जिनके थ्रू एक नेशन स्टेट और नेशनलिज्म जो है उभर कर आया 19th सेंचुरी में यूरोप में, हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कहें, अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें हम ये समझ सकते हैं, फ्रेडरिक रॉय जो 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक विज़न देखा था, एक ड्रीम देखा था, जिसमें उन्होंने अपने सपनों की दुनिया में लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य की जो है कल्पना की थी। इसको उन्होंने अपने 4 अलग प्रिंट के थ्रू विजुलाइज किया था। और उस समय पर जो अदर आर्टिस्ट थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम के समय पर, ठीक है, उन्होंने जो है लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में जो है पर्सोनिफाइड किया था, मानवीयकृत किया था। और ऐसे ही जो सॉरियो का जो यूरोपियन विजन था, उसके अकॉर्डिंग जो है कि उसमें पर जो पीपल हैं लोगों जो अलग अलग कंट्री के, उनको जो है डिस्टिंक्ट नेशन के रूप में देखा जाना चाहिए, और उनको उनकी जो आइडेंटिटी है वो उनके फ्लैग और उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से होनी चाहिए। इस चैप्टर में हम बहुत सारे इश्यूज़ को जो है स्टडी करने वाले हैं जो कि सॉरियोज ने विजुलाइज किए थे। इसके साथ साथ हमने जो है इस चैप्टर के अंदर जो है बेसिकली जो देखा कि 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म था वो एक तरह से एक फोर्स के रूप में इमर्ज हुआ था, और इसने पॉलिटिकल और जो मेंटल वर्ल्ड था यूरोप का, उसको जो है स्वाइप कर दिया, वहाँ पर वो स्वीपिंग चेंजेस जो है लेकर आए। इसके साथ साथ इन्होंने हमें ये भी बताया है कि वहाँ पर जो रिजल्ट हुआ इन स्वीपिंग चेंजेस की वजह से, तो वहाँ पर नेशनल स्टेट का जो है इमरजेंस होना शुरू हुआ, मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप की वजह। और जो मॉडर्न स्टेट हैं उसमें जो सेंट्रलाइज पावर जो है वो एक्सरसाइज करती है सोवरेन कंट्रोल इन अ डिफाइंड एरिया। एक डिफाइंड एरिया में सोवरेन कंट्रोल यानी कि पूरा कंट्रोल जो है उस कंट्री के रूलर्स का या उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका ही होता है, किसी अदर कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं होता है। और इसको भी डेवलप होने में बहुत लंबा पीरियड समय लगा था यूरोप के अंदर। इसके साथ साथ इस चैप्टर में जो है हमने ये चीज़ भी देखनी है कि जो नेशन स्टेट हैं वो मेजॉरिटी ऑफ अपने सिटीजन्स को, इसके साथ साथ वहाँ पे सिर्फ रूलर्स ही नहीं बल्कि सिटीजन्स भी, उन्होंने भी जो है एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी को जो है डेवलप करना शुरू कर दिया, और उसमें वो शेयर कर रहे थे हिस्ट्री को, अपने वंश अनुक्रम को, डिसेंट को। इस चैप्टर में हम जो है डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे या उसको समझेंगे, जिसके थ्रू नेशन स्टेट्स और नेशनलिज्म जो है उभर कर आया था 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर। अब हम आगे देखते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है और आइडिया ऑफ द नेशन क्या था, अब हम जो है इसके बारे में पढ़ने वाले। अब हम जो आप जाके देखें तो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। कह रहे हैं जो पहला साफ एक्सप्रेशन जो लोगों के सामने सब आया नेशनलिज्म का, वो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। यानी कि सबसे पहले जो नेशनलिज्म लोगों के सामने उभरा, लोगों के सामने जो वर्ड क्लियरली समझ में आया, निकल कर आया, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के थ्रू निकल कर आया। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस डेट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन
led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। कह रहे हैं जो पॉलिटिकल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए फ्रांस के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से, उसने जो सोवरेनिटी है यानी कि जो कंट्रोल था कंट्री के ऊपर मोनार्कियों के पास था, यानी कि उस समय राजाओं के पास जो है कंट्रोल था, और जो डिसीजन लेने की जो पावर्स थी वो उस समय पर राजाओं के पास थी, अथॉरिटी जो है राजाओं के पास थी उस समय पर। तो वो अथॉरिटी जो है ट्रांसफ़र हो गई फ्रेंच सिटीजन्स की बॉडी के सामने। फ्रेंच बॉडीज़ जो फ्रेंच सिटीजन्स हैं उनकी बॉडी के सामने का मतलब ये नहीं है उनकी शरीर के, इसका मतलब ये था जो फ्रेंच सिटीजन्स थे उन्होंने उस समय पर जो ग्रुप बनाए थे, जो पॉलिटिकल ग्रुप बनाए थे, ठीक है, जिसमें वो पॉलिटिकल ग्रुप जो है बाय वोट जो है जीत कर सामने आया था, ठीक है, और उसके उस जो है जो सोवरेनिटी है यानी कि डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी जो पावर है वो मोनार्की के द्वारा ट्रांसफ़र इस ग्रुप ऑफ पीपल्स को हो गई थी, जो कि फ्रेंच पीपल्स के लिए डिसीजन लेने वाले थे, लॉज बनाने वाले थे। द आइडिया ऑफ ला पार्ट्री, जो विचार थे फादरलैंड के, द फादरलैंड पिता पितृभूमि की, एंड ली सिटियन द सिटीजन, कह रहे हैं जो विचार थे द फादरलैंड एंड द सिटीजन emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। ये हमें बता रहे हैं कि जो विचारधाराएं थी पितृभूमि के लिए और नागरिकों के लिए, इसने जो है एक धारणा बना दी, नोशन का मतलब धारणा, एक धारणा बना दी वहाँ के पीपल्स के अंदर कि जो कम्युनिटीज़ हैं वो यूनाइटेड होकर इंजॉय कर सकती हैं इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर लोगों के पास क्योंकि अपना उनका संविधान होगा तो वहाँ पर जो कम्युनिटी है यूनाइट होकर इक्वल राइट्स को एंजॉय कर सकती है। द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। कह रहे हैं वहाँ पर जो एक्टिव सिटीजन्स थे उनकी बॉडी के द्वारा, द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन्स यानी कि उस समय पर जितने भी पॉलिटिकल या प्रेशर ग्रुप्स थे एक्टिव सिटीजन्स के फ्रांस के अंदर, उन्होंने जो है इलेक्ट किया द स्टेट जनरल और उसको नेशनल असेंबली के नाम से रिनेम किया। उन्होंने जो है गवर्नमेंट को उसमें पर फॉर्म करने की बात की थी। द इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। ये कह रहे हैं हमें कि वहाँ पर इंटरनल कस्टम्स जो थे, जो आंतरिक जो ड्यूटीज़ थी, जो उत्तरदायित्व थे और जो ड्यूज़ थे उस समय पर, उनको पूरी तरह से जो है अबॉलिश्ड ख़त्म कर दिया, हटा दिया गया, और एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो है बनाया गया जिसमें जो है वहाँ के पीपल्स को जो है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स और मेजर्स जो है अडॉप्ट करने के लिए जो है कहा गया। आगे हम जाकर देखें इसमें द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर डेट इट वॉज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म। उस समय पर जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी लोग थे उस समय पर, उन्होंने जो है डिक्लेयर किया कि उनका ये मिशन है कि जो एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन, और जो फ्रांस राष्ट्र है उसका जो डेस्टिनी है, उसका जो गंतव्य होगा, एंड पॉइंट जो होगा वो होगा लिबरेट करना पीपल ऑफ यूरोप को फ्रॉम डिस्पोटिज्म। यानी कि जो रिवॉल्यूशनरीज थे फ्रांस के अंदर, जो क्रांतिकारी लोग थे फ्रांस के अंदर, उन्होंने जो है अपना एक मिशन जो है डिक्लेयर कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो फ्रांस राष्ट्र की जो डेस्टिनी होगी, जो अंतिम लक्ष्य होगा, वो होगा यूरोप के जो पीपल्स हैं उन सभी को तानाशाही से फ्री करना। तानाशाही से सबको फ्री कर देंगे। यहाँ पर लिबरेट का मतलब फ्री करना होता है, स्वतंत्र करना होता है, और डिस्पोटिज्म का मतलब होता है तानाशाही। स्टूडेंट्स एंड
other members of educated middle class began setting up Jacobin Club. जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पर और जो अदर मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के, उन्होंने जो है जैकोबिन्स क्लब जो हैं बनाने शुरू कर दिए। अभी जैकोबिन क्लब क्या है? ये एक्चुअल में एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जो कि सपोर्ट करते थे सेंट्रलाइज्ड रिपब्लिक स्टेट को। इसमें एक्चुअल में जो है पीपल्स के द्वारा जो है रिपब्लिक के लिए यानी कि फ्रांस को गणतंत्र बनाने के लिए मूवमेंट किए जा रहे थे। आगे हम अगर देखें देयर एक्टिविटीज़, क्या उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स और जो अदर मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली के, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, उनके द्वारा जो कंपेन्स जो है जो प्रिपेयर किए जा रहे थे उस समय पर, द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s। जो आर्मीज थी ये कह रहे हैं कि उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, जैकोबिन क्लब्स की जो एक्टिविटीज़ थी और जो कंपेन्स थी, ये कुछ इस तरीके से प्रिपेयर की जा रही थी या इस तरह से प्रिपेयर करती जो कि एक तरह से रास्ता बना रही थी फ्रेंच आर्मीज़ के लिए, जिसकी वजह से वो मूव कर रही थी आसानी से हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s। द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। जो फ्रेंच आर्मीज थी वो अपने साथ जो है राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी, नेशनलिज्म की जो विचारधारा थी, उसको अपने साथ फ्रांस के अलावा अदर कंट्रीज में भी यूरोप के लेकर गई। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। जैसे ही नेपोलियन की वापसी हुई, जैसे नेपोलियन जो है वहाँ का राजा बना, तो उसकी वजह से इस बात में कोई शक नहीं था कि उसने डेमोक्रेसी को फ्रांस के अंदर जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम more rational and